इमेजिन करो आप कोर्ट गए हो और जज ने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर सूट एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन ऑफ योर सूट, और आप दोनों को सेम समझकर आंसर दे देते हो। बस वहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। आज की वीडियो के बाद आप कभी भी सब्जेक्ट मैटर और कॉज ऑफ एक्शन को मिक्स नहीं करोगे, क्योंकि आज हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं, हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल समझेंगे, जजमेंट, सीपीसी प्रोविजंस और ड्राफ्टिंग और प्रैक्टिकल लिटिगेशन अप्रोच के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे। सो स्टिल टिल द एंड। हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी राजपूत, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेशन एंड यू आर वाचिंग लॉ एडमिनिस्ट्रेशन यूट्यूब चैनल। आज हम सीपीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सब्जेक्ट मैटर और कॉज ऑफ एक्शन। बिलीव मी, ये टॉपिक जुडिशरी एग्जाम से लेकर एक्चुअल कोर्ट प्रैक्टिस तक हर जगह काम आता है, बल्कि एक्चुअल लिटिगेशन प्रैक्टिस में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बार स्टूडेंट डेफिनेशन रट लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स या ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आता है ना, तब कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोर्ट्स में भी प्लीडिंग रिजेक्ट होने का एक ये बहुत ही कॉमन रीजन है, प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज ना करना। इसलिए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम एग्जांपल से समझेंगे, सीपीसी के प्रोविजन से समझेंगे, इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करेंगे और एंड में प्लेन ड्राफ्टिंग का प्रैक्टिकल फॉर्मेट भी समझेंगे। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, जुडिशरी एस्पिरेंट हो या लिटिगेशन प्रैक्टिस में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, जब कोई सूट कोर्ट में फाइल होता है तो कोर्ट सबसे पहले क्या देखता है? कोर्ट ये देखता है कि डिस्प्यूट किस बारे में है और किस वजह से अराइज हुआ है, और यही दो चीजें हैं जो सब्जेक्ट मैटर और कॉज ऑफ एक्शन दोनों कनेक्टेड हैं, लेकिन दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है। चलिए पहले सब्जेक्ट मैटर समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है सूट किस चीज के रिस्पेक्ट में फाइल हुआ है, यानी डिस्प्यूट का सेंट्रल फोकस क्या है। अगर कोई सूट प्रॉपर्टी को लेकर है तो सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी होगा। अगर डिस्प्यूट रेपुटेशन को लेकर है तो सब्जेक्ट मैटर रेपुटेशन होगा। और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्प्यूट है तो सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स है। सब्जेक्ट मैटर बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि लीगल कंट्रोवर्सी का कोर एरिया क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ए बोलता है बी ने उसकी लैंड पर इलीगल कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर सूट किस चीज का लेकर है? लैंड को लेकर। तो यहाँ का सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? प्रॉपर्टी। अब एक और एग्जांपल, किसी न्यूज़पेपर ने आपके अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशन पब्लिश कर दिए, आपने डेफेमेशन का सूट फाइल कर दिया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? रेपुटेशन। इसी तरह अगर हस्बैंड वाइफ के बीच डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है तो सब्जेक्ट मैटर मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है। अगर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस है तो सब्जेक्ट मैटर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। अब एक इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट समझो, सीपीसी में सब्जेक्ट मैटर वर्ड डायरेक्टली हर जगह डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन करने में इसका इनडायरेक्ट रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए सेक्शन 16 सीपीसी कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट वही फाइल होंगे जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, यानी यहाँ सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन कर रहा है। इसी तरह मैट्रिमोनियल मैटर्स में फैमिली कोर्ट में जाने में सब्जेक्ट मैटर मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है। तो प्रैक्टिकल लेवल पर सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करता है कि मैटर किस नेचर का है और कौन सी कोर्ट या ट्राइब्यूनल उसको हियर करेगी। अब आते हैं कॉज ऑफ एक्शन पर। ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को इनिशियली कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन एक बार समझ आ गया ना तो कभी नहीं भूलोगे। कॉज ऑफ एक्शन का सिंपल मीनिंग है वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस जिसके बेसिस पे प्लेंटिफ को कोर्ट जाने का राइट मिलता है। यानी आप कोर्ट क्यों गए हो, किस इंसिडेंट की वजह से आपको लीगल इंजरी हुई है, ये आंसर है कॉज ऑफ एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट में कॉज ऑफ एक्शन एक्सप्लेन किया है। एक वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो है ABC लेमिनार्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस AP एजेंसीज। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉज ऑफ एक्शन मींस एवरी फैक्ट व्हिच वुड बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज राइट टू अ जजमेंट। यानी प्लेंटिफ को डिग्री लेने के लिए जो मटेरियल फैक्ट्स प्रूव करने पड़ेंगे ना,
उनका बंडल ही कॉज ऑफ एक्शन होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर इलीगल कब्जा कर लिया, तो सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? प्रॉपर्टी। लेकिन कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ? इलीगल ऑक्यूपेशन, यानी रॉन्गफुल एक्ट जिसने डिस्प्यूट क्रिएट किया है। अब डिफेमेशन वाले केस का एक एग्जांपल देखते हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? रेपुटेशन थी, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन क्या था उसमें? डेफेमेटरी स्टेटमेंट या पब्लिकेशन जिसने रेपुटेशन को डैमेज किया था। कॉन्ट्रैक्ट केसेस में सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच। और एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए ने बी को 10 लाख रुपए उधार दिए। बी ने प्रॉमिस किया कि वो 6 महीने में पैसे वापस कर देगा। 6 महीने बाद बी ने पैसे देने से मना कर दिया। अब सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? रिकवरी ऑफ मनी या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। और कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ? रिफ्यूजल टू रीपे द लोन, यानी जिस इवेंट की वजह से लीगल राइट वायलेट हुआ है वही कॉज ऑफ एक्शन है। अब सीपीसी में कॉज ऑफ एक्शन का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 20 सीपीसी स्पेसिफिकली कहता है कि सूट्स वही फाइल हो सकता है जहां डिफेंडेंट रिसाइड करता हो या जहां कॉज ऑफ एक्शन होली या पार्शियली अराइज हुआ हो। इसलिए लिटिगेशन प्रैक्टिस में लॉयर्स केयरफुली एनालाइज करते हैं कि एग्रीमेंट कहाँ साइन हुआ था, पेमेंट कहाँ होना था, ब्रीच कहाँ हुआ, नोटिस कहाँ रिसीव हुआ, क्योंकि यही जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेगा। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट और डिस्कस करते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वर्सेस उत्पल कुमार बासु। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक हर छोटी सी फैक्ट कॉज ऑफ एक्शन नहीं होता। सिर्फ वही फैक्ट्स रेलिवेंट होते हैं जो मटेरियल फैक्ट्स हैं और जो प्लेंटिफ को सू करने का राइट देते हैं, यानी ट्राइवल या इररेलेवेंट फैक्ट्स को कॉज ऑफ एक्शन नहीं माना जाएगा। अब एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं मेरा कॉज ऑफ एक्शन प्रॉपर्टी है। ये रॉन्ग है। प्रॉपर्टी यूजुअली सब्जेक्ट मैटर होता है। कॉज ऑफ एक्शन वो रॉन्गफुल एक्ट होता है जिसकी वजह से आपको सूट फाइल करना पड़ा, जैसे ट्रेसपास, ब्रीच, नेग्लिजेंस, रिफ्यूजल, डेफेमेशन, रॉन्गफुल टर्मिनेशन और भी काफी कुछ। अब ड्राफ्टिंग का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझते हैं, क्योंकि लिटिगेशन प्रैक्टिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्लेन ड्राफ्ट होता है ना, तो उसमें कॉज ऑफ एक्शन का ना स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है। नॉर्मली प्लेंट में एक सेपरेट पैराग्राफ होता है। कॉज ऑफ action first arose on 10th January 2026 when the defendant entered an agreement with the plaintiff. It further arose on 15th March 2026 when the defendant failed to perform his contractual obligations despite repeated requests and legal notice dated 20th March 2026. अब ये पूरा पैराग्राफ इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 1 सीपीसी स्पेसिफिकली रिक्वायर करता है प्लेंटिफ में फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉज ऑफ एक्शन मेंशन होना चाहिए, और अगर प्लेन प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं करता तो ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के अंदर प्लेंट रिजेक्ट भी हो सकती है। एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट डिस्कस कर लेते हैं। टी अरविंदनम वर्सेस टी वी सत्यपाल। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि अगर प्लेन मीनिंगफुल रीडिंग पर फ्रिवलेस लगे और कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज ना करे तो कोर्ट को उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। इसी जजमेंट को कोर्ट्स फ्रीक्वेंट साइट करते हैं जब वेक्शियस लिटिगेशन फाइल होती है। अब एक प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग एग्जांपल लेते हैं। मान लो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। प्लेंट में आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते डिफेंडेंट ने गलत काम किया है, आपको मटेरियल फैक्ट्स क्लियरली मेंशन करने पड़ते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी किसकी है, प्लेंटिफ का पोजीशन कैसे स्टैब्लिश होता है, डिफेंडेंट ने कब इलीगल एंट्री की, किस डेट पर इंटरफेरेंस हुआ, किस डेट पर नोटिस भेजा गया। यानी कोर्ट को इमोशंस नहीं देखते, कोर्ट फैक्ट्स देखता है और वही फैक्ट्स कलेक्टिवली कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन समझो। सब्जेक्ट मैटर रिलेटिवली स्टैटिक होता है। अगर डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का है तो सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी ही रहेगा, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन डायनेमिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल सेम कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल ब्रीचेस हो सकते हैं और अलग अलग डेट्स पे फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो सकता है। अब लिमिटेशन लॉ का कनेक्शन भी समझो। लिमिटेशन जनरली तब स्टार्ट होता है जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, इसलिए एग्जैक्ट डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर लिमिटेशन एक्सपायर हो गई तो वैलिड क्लेम भी बार्ड हो सकता है। अब एक कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझ लेते हैं। मान लो दिल्ली में एग्रीमेंट हुआ, गुड़गांव में पेमेंट होने वाला था और मुंबई में ब्रीच हुआ। अब प्लेंटिफ कहाँ सूट फाइल कर सकता है? जहां कॉज ऑफ एक्शन होली या पार्शियली अराइज हुआ हो, यानी मल्टीपल कोर्ट्स जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट। इसीलिए कॉज ऑफ एक्शन जुरिसडिक्शन का कोर कॉन्सेप्ट है। अब एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? प्रॉपर्टी। कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ? इलीगल पोजीशन। डिफेमेशन के केसेस में सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? रेपुटेशन। कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ? डेफेमेटरी पब्लिकेशन। एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट में सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? सर्विस राइट। कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ? रॉन्गफुल टर्मिनेशन। चेक बाउंस केस में सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? रिकवरी ऑफ मनी। कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ? डिसऑनर ऑफ चेक। कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट में सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो होपफुली आपको क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस समझ आ गया होगा। सब्जेक्ट मैटर बताता है डिस्प्यूट किस चीज के बारे में है और कॉज ऑफ एक्शन बताता है डिस्प्यूट कोर्ट तक क्यों आया। दोनों कनेक्टेड हैं बट बोथ आर लीगली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। और अगर ये क्लैरिटी आपको आ गई तो सीपीसी, ड्राफ्टिंग, जुरिसडिक्शन, प्लीडिंग्स और लिमिटेशन लॉ सबका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और याद रखिए, लॉ में सिर्फ डेफिनेशन रटना इनफ नहीं होता। रियल अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और जजमेंट्स के थ्रू समझो। इसी अप्रोच से आप जुडिशरी एग्जाम्स में भी बेटर परफॉर्म कर पाओगे और लिटिगेशन प्रैक्टिस में भी कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइए नेक्स्ट कौन से सीपीसी या एविडेंस एक्ट का कॉन्सेप्ट आप डिटेल में समझना चाहते हैं। सो देखते रहिए लॉ एडमिनिस्ट्रेशन का यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय।